यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस इन टोटल। पहला है कि एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड इट्स वेरियस टेक्निक यूज फॉर इट। तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द एफर्ट। ठीक है, एस्टिमेट कर रहे हैं यानी एफर्ट, टाइम, रिसोर्स कितना लग रहा है, इस पर ध्यान देना कि जब हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, जब हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे। वेरियस टेक्निक्स आर यूज फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जैसे कि एक्सपर्ट जजमेंट, एल्गोरिथमिक मॉडल्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना, है ना, वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बेटर हमारा स्पेस कम ले, टाइम कम ले, या स्पेस को प्रेफरेंस कम मिलेगी टाइम से, क्योंकि टाइम जो है क्लाइंट का ज़्यादा जरूरी है। एस्टिमेशन बाय एनालॉगी जो भी है। एक्सपर्ट जजमेंट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, वाइल एल्गोरिथमिक मॉडल्स यूज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू एस्टिमेट द प्रोजेक्ट्स पैरामीटर। तो estimation by analogy is based on comparing the current project with past similar projects to estimate the required efforts and resources। मैंने ये एनालॉजी वाली बात भी पहले बताई हुई थी कि पास्ट जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेट करना और पैटर्न फाइंड आउट करना। सेकंड है डिस्क्राइब एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल। याद होगा एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल हमने पहले भी पढ़े थे, एंड देयर यूज़ इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो उसका क्या यूज़ है एसपीएम में, तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल आर बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स मिला है ना हमें प्रीवियस प्रोजेक्ट से, वो सारा डेटा जो है वो हमारा एम्पेरिकल एस्टिमेशन मॉडल होता है। मतलब तुमने एक सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम करा है और उस पे जो भी तुम्हारा वर्क एफर्ट वगैरह सब लगे हैं, वो तुमने सिमिलर से प्रोजेक्ट में ट्राई करा चेक करने का, तो पता चला कि नियर बाय आ रहे हैं, है ना, तो वो एस्टिमेशन मॉडल हो गया एक तरह से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड एस्टिमेशन मॉडल्स आर कोकोम यानी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, और दीज मॉडल यूज़ हिस्टोरिकल डेटा। ध्यान रखना, प्रेडिक्ट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। पहली बार में नहीं पता चल पाता कि जब पहले प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इसलिए जो वेल नोन कंपनीज़ हैं जो सालों से काम कर रही हैं उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज है। तो कोकोम हो गया हमारा एम्पेरिकल सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल। तो कोकोम मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, उसके वेरिएंट जैसे कोकोम 2 या कोकोम 81। अब कोकोम इज़ अ रिग्रेशन बेस्ड मॉडल दैट एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कितना एफर्ट लगेगा एक सिस्टम बनाने में, उसके साइज कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोजेक्ट के साइज कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। कोकोम सेकंड इज एन अपडेट वर्जन ऑफ कोकोम दैट इंक्लूड एडिशनल फैक्टर, जैसे कि टीम एक्सपीरियंस, है ना। टीम एक्सपीरियंस क्या होगा? सॉफ्टवेयर रीयूज एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कोकोम 81 एक सिंप्लीफाइड वर्जन है कोकोम का दैट यूजेज ओनली 3 फैक्टर टू एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या कौन से 3 फैक्टर? साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। Empirical estimation model are useful in software projects management because they provide a more accurate estimate फॉर द एफर्ट एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड। तो ये क्यों जरूरी होते हैं एम्पेरिकल मॉडल्स? क्योंकि हमें एक्यूरेट एस्टिमेट मिल पाते हैं कि हमें कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना एफर्ट लगेगा, टाइम कितना लगेगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हाउएवर दीज मॉडल्स आर ओनली गुड एज द हिस्टोरिकल डेटा यूज टू बिल्ड देम, दे मे नॉट बी एक्यूरेट, है ना। ये बात तो सही है। मान लो प्रीवियसली तुमने 2-3 ही प्रोजेक्ट करे हैं और इस बार नया प्रोजेक्ट पकड़ा है, तो वैल्यूज़ काफ़ी वेरी कर सकती हैं, तो एक्यूरेट तो होगा नहीं, बट देन अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट यूज फॉर डेवलपिंग द मॉडल। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट ज़्यादा होते जाएंगे, जितना हिस्टोरिकल डेटा आता रहेगा, उतनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। थर्ड है एक्सप्लेन एस्टिमेशन टेक्निक फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। वो प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, एगाइल डेवलपमेंट के लिए और वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए क्या एस्टिमेशन टेक्निक्स होती हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन एक एक करके पकड़ते हैं। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स देखते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या साइज़ है, इसके बेसिस पे एस्टिमेशन लगाया जाता है। कॉमन टेक्निक यूज फॉर एस्टिमेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज FPA, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं, पहले ही बताया हुआ है। विच टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंक्वायरीज फाइल्स एंड इंटरफेसेज इन द सिस्टम। चलो एक बार देखेंगे, मैं ट्राई करूँगा एक चीज़ तुम्हें दिखाने की किस तरह से निकाला जाता है ना। वैसे पहले भी बता चुका हूँ शायद, जब हमने पहले डिस्कस करा था। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या अकाउंट में लिया जाता है? इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरी फाइल्स एंड इंटरफेसेज इन अ सिस्टम। क्या इंटरफेसेज हैं? अदर टेक्निक्स यूज फॉर एस्टिमेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, यूज केस पॉइंट्स एंड फीचर पॉइंट्स। ठीक है, एगाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एगाइल डेवलपमेंट इज अ मेथोडोलॉजी दैट एम्फेसाइजेज आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, जहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन इवॉल्व थ्रू द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ठीक है, सब साथ मिलके सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्रॉस फंक्शनिंग टीम, तो उन सबके कोलैबोरेशन से काम होता है। एस्टिमेशन इन एगाइल डेवलपमेंट इज टिपिकली डन यूजिंग स्टोरी पॉइंट्स विच आर मेजर्ड फॉर द रिलेटिव साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज़र स्टोरीज। ठीक है, तो स्टोरी पॉइंट्स के बेसिस पे काम चलता है। जो कि हम एस्टिमेशन की बात करें, वो स्टोरी पॉइंट्स के बेसिस पे होता है, जो मेजर करी जाती हैं साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूज़र स्टोरीज से। यूज़र स्टोरी क्या होता है? इज़ अ हाई लेवल डेफिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी हाई लेवल डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? यूज़र स्टोरी कहते हैं। एक्सप्रेस इन अ वे दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय बोथ डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर। यानी कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, यूज़र स्टोरीज यानी उनको क्या चाहिए, यूज़र पर्सपेक्टिव क्या क्या है, वो ऐसे कि डेवलपमेंट टीम भी समझ पाए, कस्टमर भी समझ पाए। तो जब समझ पा रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग बेटर है, इस वजह से क्लियर हो रहा है। तो हाई लेवल डेफिनेशन है। वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एस्टिमेशन इन वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन।
ठीक है, क्या साइज़ है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इस पे बेस्ड है। अ कॉमन टेक्निक यूज़ फॉर एस्टिमेशन इन वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इज़ वेब एफपीए यानी वेब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, विच टेक इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ पेजेस, फॉर्म्स एंड अदर वेब स्पेसिफिक फीचर इन द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम है जैसे ई डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो ई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की साइट है, तो उसमें वहाँ पैन कार्ड भी बनता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, तो न जाने क्या क्या है, तो वो सारी पैरामीटर्स को देख के कितने पेजेस है, कितने फॉर्म है, क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उन सबको अकाउंट में लिया जाता है। अदर टेक्निक यूज फॉर एस्टिमेटिंग द वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड वेब ऑब्जेक्ट पॉइंट्स एंड वेब यूजर केस पॉइंट्स, ये भी लिया जाता है। अगर आप सिनेरियोज देखना चाहते हैं तो उस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं नेट पे। डिफाइन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी एसपीएम में। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ डिसीजन मेकिंग टेक्निक यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो क्या है, एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक फीसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट विद द बेनिफिट इट जनरेट। ठीक है, कि इकोनॉमिकली कितना कितना प्रोजेक्ट जो है वो पानी में है, ठीक है, कि वो फीसेबल कैसा है, मतलब अगर हम कंपेयर करें कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी कॉस्ट जा रही है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कि एक सिंपल सी बात है कि अगर एक स्टोर में या फिर जहाँ पे गुड्स मिलते हैं, डे टू डे गुड्स ग्रॉसरीज मिलती हैं, वहाँ पे वो सिस्टम जो बनाया है वो क्या करता है, स्कैन करता है और उसके बाद बिल जनरेट करता है। तो ये कितना इफेक्टिव है ना। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो हैं, लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, तो लोग ज़्यादा चीज़ें परचेज करेंगे। और इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन एनालाइजिंग देम टू डिटरमाइन इफ़ द बेनिफिट जस्टिफाई द कॉस्ट। तो अगर बेनिफिट जस्टिफाई करता है कॉस्ट को, मतलब उसका जो यूज़ केस है वो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली उसको हम काम कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट दिखता है उसमें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ दैट कि वो हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन कि हमें इस प्रोजेक्ट में प्रोसीड करना है या नहीं करना है। By analyzing the cost and benefit of project manager can identify the potential risk and reward associated with the project। तो उसका काम है तो फ्यूचर का सोचना, कितना फ्यूचर का, प्रोजेक्ट बनने के बाद के फ्यूचर का। ठीक है, तो इसी से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता चलता है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो उसके रिस्क, आने वाले रिस्क और आने वाले रिवॉर्ड दोनों से ही एसोसिएट करता है। दे कैन ऑल्सो डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फीसिबल एंड वेदर इट विल जनरेट पॉजिटिव रिटर्न या इन्वेस्टमेंट मिलेगी या नहीं। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशल for making informed decision about whether to proceed with the project or not, and if so how to manage it effectively to achieve the desired outcome। ठीक है, तो फ़ायदे की बात, कितना बेनिफिट हो रहा है, इसके बेसिस पे काम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन कैश फ्लो फॉरकास्टिंग एंड इट्स रोल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, कैश फ्लो फॉरकास्टिंग क्या होता है। कैश फ्लो फॉरकास्टिंग इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक। कौन सी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक जो इन्वॉल्व करती है प्रिडिक्ट करना, ट्रैक करना इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनफ्लो कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैश फ्लो फॉरकास्टिंग एक एसेंशियल टूल है, क्या करने के लिए, प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि वो एडिक्वेट कैश फ्लो मीट हो रहा है प्रोजेक्ट की नीड पे। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। द प्रोसेस ऑफ कैश फ्लो फॉरकास्टिंग बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग ऑल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। जितने भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं वो जो प्रोजेक्ट से एसोसिएट करते हैं उन सभी को कंसिडर करना, और ऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जैसे कि लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडर करना, एज वेल एज एनी रेवेन्यू फॉर फंडिंग सोर्सेज। तुम्हें पता है सिविल इंजीनियर को भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, तो ये सॉफ्टवेयर्स की बात नहीं है, ये हर जगह काम आता है ना। तो लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट, सब चीज़ों पे काम करना, एज वेल एज रेवेन्यू। अब यहाँ तुम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं इसे कैसे रिलेट करते हो तुम समझ रहे होगे। तो वंस द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो प्रोजेक्टेड ओवर टाइम टू क्रिएट अ कैश फ्लो फॉरकास्ट। तो हमें फॉरकास्ट करने में, हमें पता लगाने में कि क्या चक्कर है, क्या क्रेडिट काम होने वाला है, वो सारी चीज़ें हमें इनेबल करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो जितने भी शॉर्टफॉल्स हैं, सरप्लसेस हैं, इन सब पे ध्यान रखता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैश फ्लो फॉरकास्टिंग एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखता है। रीज़न बीइंग कि हमारे में बहुत सारे अपफ्रंट कॉस्ट आ जाते हैं, मतलब काम करने के दौरान ही कुछ नए कॉस्ट रिवेन्यू जनरेट हो गए, ओनली आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट, है ना। वो कह रहे हैं विद रिवेन्यू जनरेटेड ओनली आफ्टर द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड। तो रिवेन्यू तो प्रोजेक्ट होने के बाद मिलेगा। बाय फॉरकास्टिंग कैश फ्लोज एंड मैनेजिंग कैश इफेक्टिवली, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन इंश्योर कि प्रोजेक्ट स्टेज ऑन बजट और ऑन शेड्यूल, बजट के अंदर रहे, शेड्यूल में काम हो। सिक्स दैट डिस्क्राइब द वेरियस कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्निक यूज्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन से क्या समझते हैं कि जो एसपीएम में यूज़ होती हैं हमें कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्निक्स में क्या क्या आता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई। तो इन द रेशियो ऑफ द नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल सोचो थोड़ा कि कितना नेट बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट है और क्या कॉस्ट है प्रोजेक्ट का। तो इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल फीसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी इन द डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, इट हैपेंस इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, ये सब पता लगता है एनपीवी से। आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
तो इट इज़ द डिस्काउंट रेट एट विच द NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ ज़ीरो। तो ये हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में फाइनेंशियल फीसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, पे बैक पीरियड की बात करें तो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये हेल्प करता है कि हमें फाइनेंशियल फीसिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट डिटरमाइन करने में। पे बैक पीरियड, ठीक है, कि वो रिकवर पे बैक हो रहा है, रिकवर हो रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। फिर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, तो ये टेक्निक है यूज टू कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव। ठीक है, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव चेक करना। फिर है सेंसिटिव एनालिसिस, तो ये क्या है, एक टेक्निक है टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन अजम्पशंस और पैरामीटर्स ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो क्या कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है कि जो चेंजेस कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पैरामीटर्स पे। तो ये टेक्निक्स हेल्प करती है प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड चूज मोस्ट फिजिबल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। 7 देखो, टोटल 10 है। 7वां ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या समझते हो रिस्क इवैल्यूएशन से? ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, रिस्क का पता लगाना, पोटेंशियल रिस्क क्या है जो इम्पैक्ट कर सकते हैं बजट में, क्वालिटी और फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि हमें एंटिसिपेट करना है, मिटिगेट करना पोटेंशियल प्रॉब्लम जो आ सकती है। ठीक है, रिस्क इवैल्यूएट करना। तो पहले क्या है, आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल रिस्क को, फिर उसको एनालाइज करना, फिर डेवलप करना रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को, फिर मॉनिटर कंट्रोल करना रिस्क को। तो क्या क्या कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट टीम को, स्टेक होल्डर में, ठीक है, उनके पोटेंशियल रिस्क को चेक करना कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट को। फिर है एनालाइज करना। वंस पोटेंशियल रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड, एक बार रिस्क पता चलिए अच्छा यहाँ दिक्कत हो रही है, तो द प्रोडक्ट टीम एनालाइज ईच रिस्क टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ इट्स अकरेंस। ठीक है, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रोबेबिलिटी ऐसा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना। फिर डेवलपिंग रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, तो बेस्ड ऑन एनालिसिस प्रोजेक्ट टीम डेवलप स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट द रिस्क। ठीक है, रिस्क कम से कम हो, ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं और इसका इम्पैक्ट कम से कम। फिर है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क, अब उसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। तो प्रोजेक्ट टीम मॉनिटर करती है रिस्क को कि वो अंडर कंट्रोल रहे, और नया रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई हो तो तुरंत एड्रेस हो टाइमली मैनर में। ठीक है, ऐसा भी होता है, मतलब जब तुम क्लाउड पे काम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है, कि जब भी उनकी तरफ से दिक्कत आती है, जैसे 500 जो सर्वर एरर्स होते हैं, तो वो हमारे क्लाउड में दिक्कत आ रही है, स्टोरेज में दिक्कत आ रही है, तो हमें मेल जाता है कि यहाँ दिक्कत, ये चीज़ें हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो कंडीशंस होती हैं अलग अलग। फिर 8th क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो हमें एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस मतलब सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट समराइज द प्रोजेक्ट स्टेटस। तो जब भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनती है तो प्रोजेक्ट का स्टेटस, क्या प्रोग्रेस है, क्या आउटकम है, सारी चीज़ों को समराइज़ करा जाता है। तो द रिपोर्ट प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को टू हैव एसेस द एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। तो जिसको स्टेक होल्डर है, जिनको सच में वो चाहिए सॉफ्टवेयर, तो उनको क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ अभी स्टेज पे है। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या स्कोप है, क्या इंटेंडेड ऑडियंस है, क्या लेवल ऑफ डिटेल चाहिए, ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो गई, है ना। सम कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंक्लूड स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना। द प्रोजेक्ट मैनेजर, अच्छा तुमने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बनाते ही हो, तो तुम्हें उसमें क्लियरिटी दिख रही है कि क्या क्या डालना है। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट। 9th है, एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोसेस मॉडल क्या होता है, ये चीज़ें फंसा देती हैं। अगर तुम्हें बड़े नंबर का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखें इसमें, तो यहाँ पे वो स्पायरल मॉडल वगैरह हमने पढ़े हुए थे ना पहले, STLD की सारी बातें, कोकोम भी डिस्कस हुआ। तो चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल इज़ इंपॉर्टेंट डिसीजन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये डिटरमाइन करता है क्या अप्रोच लगेगी, क्या मेथड लगेंगे हमारे डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर में। ठीक है, मतलब प्रोसेस मॉडल किसका यूज़ होगा, फ्रेमवर्क को प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्लान करें, डिज़ाइन करें, इंप्लीमेंट करें, टेस्टिंग करें। तो ये हमारा मॉडल, जो प्रोसेस का मॉडल है वो प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं और उनकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वीकनेस है, हम देख लेते हैं यहाँ पे। सम कॉमन मॉडल्स यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, देखो वाटरफॉल मॉडल हमने डिस्कस कर रखा है ना, स्पायरल मॉडल, एगाइल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल इज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच। कौन सी अप्रोच, लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच, वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट फेज। तो फेज बाय फेज काम होता है। कौन सी अप्रोच है, वाटरफॉल मॉडल अप्रोच। वाटर जब फॉल होता है तो स्टेज, अगर तुम एक जैसे सीढ़ी पे पानी गिराते हो तो पानी जो है पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, अगर ऊपर से नीचे जा रहा है ग्रेविटी की मदद से, ना, तो पानी ऐसे गिरता है स्टेप बाय स्टेप। स्पायरल मॉडल में क्या होता है, एक आइटरेटिव अप्रोच है जहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप्ड इन साइकिल्स में डेवलप होता है, इन विच ईच साइकिल एडिंग फ्यू फंक्शनैलिटी। मतलब जैसे तैयार करते हैं लोग, जैसे खिलौने हैं ना, खिलौने को क्या कर रहे हैं, उसके हाथ में ग्लव्स पहना रहे हैं, उसके सर पे टोपी पहना रहे हैं, है ना, जो भी है, पैर पे जूते पहना रहे हैं, तो क्या है, हर बार नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो द एगाइल मॉडल इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव अप्रोच वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन आइट्रेशंस। ये आइट्रेशंस में होता है विद फोकस ऑन डिलीवरी वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है एगाइल डेवलपमेंट, पहली बात तो ये आइट्रेशंस पे बेस्ड है।
आइटरेटिव काम होता है, जैसे फॉर लूप चलते हैं कि आइटरेशंस है ना। तो उस तरह से क्या होता है, हर बार चेकिंग होती है और फोकस करता है सॉफ्टवेयर को क्विकली डिलीवर करने में और जो जो रिक्वायरमेंट है उनको चेंज करने में। द चॉइस ऑफ प्रोसेस मॉडल विल डिपेंड ऑन फैक्टर्स की साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रोजेक्ट की, क्या मांगता है वो, टीम की एक्सपर्टीज़ क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रोसेस मॉडल दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नीड्स एंड इंश्योर दैट द टीम इज़ ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू यूज़ द सेलेक्टेड मॉडल एफिशिएंट या इफेक्टिवली। ठीक है, अब ये सारे मॉडल्स की बात ही हो गई, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बताओ, अलग अलग जो है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड मेथड हो गए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइपिंग, डिलीवरी, और ये एल्बर्ट फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है ना। ये एल्बर्ट जो भी नाम है इसका, ये सिलेबस में डिफाइंड है और हमें सोचते हैं कि ये है क्या, तो आज देखते हैं। तो बहुत सारी सेवरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी हैं, हर एक का अपना अपना अप्रोच है डेवलपमेंट के लिए। तो कॉमन मेथोडोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेथड। तो दिस अप्रोच फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करती है, इन्वॉल्व करती है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, डिज़ाइन ऑफ द सॉल्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन स्ट्रक्चर्ड मैनर। कौन से मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में। स्ट्रक्चर मेथड आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी अच्छे से डिफाइन होती हैं। तो जब ऐसा काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, तो चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर है। मैंने जैसे तुम सिलेबस कंप्लीट करते हो तो तुम्हें पता है कि यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है, ऐसे करके। फिर आते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड। तो ये अप्रोच है रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, रैड इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड इवॉल्विंग एंड वेयर क्विक डिलीवरीज प्रायोरिटी। तो रैड की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी एप्लीकेशन रैपिडली डेवलप हो रही है तो पहले प्रोटोटाइप बनेगा ना, आइटरेटिव डेवलपमेंट, फिर फीचर्स ऐड होंगे। तो रैड इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट्स विद वेयर रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड वेयर क्विक डिलीवरीज प्रायोरिटी। तो रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं, जैसे स्टेक होल्डर ने बोल दिया अभी मेरे को सिर्फ इतना काम करके दो, और धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है ठीक है यहाँ पे अब क्या करो कि एक ये फीचर और डाल दो, ये फीचर और डाल दो। तो यही हमारी रैड। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो एक लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फेजेस, अलग अलग फेज पे बना है और हर फेज कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट फेज। ठीक है, पहला फेज होना चाहिए फिर अगले फेज पे आते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रोजेक्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड हो, वैसे ही स्ट्रक्चर वाले की तरह, है ना। डू नॉट चेंज मच ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में मेन जो है काम वही रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। स्पायरल मॉडल में ये भी डिस्कस कर चुके हैं, कंबाइन करते हैं वाटरफॉल और आइटरेटिव अप्रोच को एक साथ। ठीक है, द स्पायरल मॉडल इन्वॉल्व्स रिस्क एनालिसिस एट एवरी फेज, हर फेज में रिस्क चेक करता है एंड इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। फिर आता है प्रोटोटाइपिंग डिलीवरी। ये क्या है, प्रोटोटाइप इज़ डिलीवर्ड टू गेट फीडबैक। एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है वायर फ्रेम वगैरह, है ना, उसका एक प्रॉपर प्रोटोटाइप को फिर फीडबैक मांगा जाता है, अच्छा क्या करना है इसमें। फिर प्रोटोटाइप इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर और इवॉल्विंग वेयर क्विक डिलीवरी इज़ प्रायोरिटी। ठीक है, जहाँ पे क्विक डिलीवरी चाहिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आता है एल्बर्ट फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो ये मेथड यूज़ होता है फॉर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप इट, उसको बनाने में कितना एफर्ट जाएगा। ये क्या, कौन सा एनालिसिस करता है, एल्बर्ट फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर फंक्शंस दैट नीड टू बी डेवलप। तो नंबर और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सॉफ्टवेयर की फंक्शंस की जो बनाया जा रहा है ना। हर मेथोडोलॉजी के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, अपनी चॉइसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द लेवल ऑफ सर्टेनिटी अबाउट रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्क इन्वॉल्व। इन सभी पैरामीटर्स को लेते हुए हम अपना अपना काम जो है वो किसी भी मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें प्रेफर होता है। तो बस इतना ही है, यूनिट 2 में 10 क्वेश्चन हो गए और सिलेबस में यूनिट 2 में जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं डिस्कस कर ही लिया है तुमसे। तो थोड़ा बहुत जो होगा वैसे कोशिश करना, वो ER डायग्राम वगैरह देखना। ठीक है, पहले भी बताया मैंने, तो बस इतना ही रखते हैं।